नमस्कार। ये तो तय था कि राजीव कुमार के रिटायरमेंट के बाद कोई गुजराती लॉबी का परम करीबी ही देश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनेगा। हुआ भी वैसा ही। राजीव कुमार रिटायर हो चुके हैं। अब ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। गुजरात लॉबी को पूरी उम्मीद होगी कि ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार से भी बेहतर परफॉर्मेंस देंगे और ज्ञानेश कुमार के राज में चुनाव आयोग राजीव कुमार का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको जानना चाहिए कि भाजपा ने चीफ जस्टिस को हटाकर जो नया नियम पास कर लिया था, उससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनना कितना खतरनाक है और ये कैसे भाजपा को मन मर्जी करने की खुला छूट देता है। और दिलचस्प ये भी जानना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले नए नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से पहले ही नया इलेक्शन कमिश्नर घोषित कर लिया गया है। मोदी शाह ने नए नियम से पहला चुनाव आयोग का मुखिया चुन लिया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मोदी सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने के लिए 2023 में एक कानून लेकर के आई, जिसका नाम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट ये रखा गया है। अब इसमें भाजपा सरकार ने पहला काम तो ये किया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को चुनने वाली कमेटी में से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने का काम किया। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि चुनाव आयोग का मुखिया चुनने का पूरा कंट्रोल मोदी के पास आ गया। पहले 4 लोग इलेक्शन कमिश्नर को चुनने में होते थे। पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नेता विपक्ष, प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री। अब इन चारों में से जिसके लिए बहुमत होता था, यानी कि ये 4 जिसके लिए बहुमत देते थे, उसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता था। लेकिन मोदी ने रातों रात नियम बदल दिया। चीफ जस्टिस को इससे हटा दिया गया। अब इसमें रह गए कौन? एक नेता विपक्ष, प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री। अब 3 तिगाड़ा कमेटी में जिसको 2 लोग कहते हैं, वही नौकरी पर रख दिया जाता है। नेता विपक्ष अकेला तो कुछ भी कहता रहे, क्या फर्क पड़ता है? बहुमत तो मोदी की तरफ ही चला गया। एक तरह से मोदी अब इलेक्शन कमिश्नर को चुनते नहीं हैं, उसको नौकरी पर रखते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुनने का पूरा पावर भाजपा के पास ही है। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुनने वाली कमेटी फेयर नहीं है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के निर्णय कितने फेयर होंगे, उसका अंदाजा आप लगा लीजिए। बड़ी गहरी बात कह रही हूं दोस्तों, समझ सकते हैं तो समझ जाइए। इस बार नियम के मुताबिक चुनाव आयोग के मुखिया को चुनने वाली कमेटी में 3 लोग बैठे, राहुल गांधी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। चुनाव आयोग के मुखिया को चुनने के लिए 2 लोग का बहुमत जरूरी है, मोदी और अमित शाह। बहुमत के लिए ये दोनों बहुत थे। राहुल गांधी का बैठक में वही काम था जो क्रिकेट में ऑडियंस का होता है। बैठक में विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये हरियाणा के मुख्य सचिव और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे। बैठक में मौजूद राहुल गांधी ने अपने एक्स पर क्या लिखा, वो सुनिए। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि आधी रात को नियुक्ति का फैसला असम्मानजनक है। अगले मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी की नियुक्ति को लेकर बैठक थी। इसमें मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को डिसेंट नोट दिया था। इसमें लिखा था, मूलभूत बात यह है कि चुनाव आयुक्त स्वतंत्र होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका का कोई दखल नहीं होता। लोकसभा में विपक्ष का नेता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि बाबा साहेब अंबेडकर और देश का निर्माण करने वाले नेताओं के आदर्श कायम रहे। आधी रात में पीएम और गृह मंत्री का सीईसी की नियुक्ति का फैसला असम्मानजनक है। सीईसी की नियुक्ति का फैसला तब लिया गया जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इस पर 48 घंटे के अंदर सुनवाई भी होनी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके जो बात कही, वही संसद में भी कही। लेकिन लोकतंत्र में जिसके पास नंबर, वही है राजा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। संसद में क्या कहा सुन लीजिए, फिर मैं आपको ज्ञानेश कुमार ही मोदी शाह की पहली पसंद क्यों बने वो भी बताती हूँ। Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? This is a question, sir. This is a question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I am going to go to the meeting. I am going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji, and there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I am only going to the meeting to certify what Modi ji and
Amit Shah ji are going to say. अब आप नए इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की खूबियां जान लीजिए। क्यों? क्योंकि भारत में हम लोग मिट्टी का घड़ा भी बिना ठोके बजाए घर नहीं लाते हैं। यहाँ तो चुनाव आयोग के मुखिया की बात हो रही है भाई। इनको ही चुनाव आयोग का मुखिया क्यों बनाया गया? कुछ तो खूबियां होंगी। तो सुनिए, ज्ञानेश कुमार अमित शाह के अंडर आने वाले विभाग के सेक्रेटरी थे। इनको 2024 में चुनाव आयुक्त बनाया गया था। इससे पहले ज्ञानेश कुमार जी ने 2016 से 2021 तक गृह विभाग में संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव के तौर पर काम किया। ज्ञानेश कुमार जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने वाले मामला देख रहे थे। जब 370 रद्द की जानी थी तो ज्ञानेश कुमार अमित शाह के साथ संसद आते थे। हिंदुस्तान टाइम्स ये भी कहता है ज्ञानेश जी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन में भी शामिल थे। ज्ञानेश कुमार 26 जनवरी 2029 तक देश के आयोग के मुखिया रहेंगे। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिटिक्स ऑफ इंडिया से बिजनेस फाइनेंस में पढ़ाई भी की है। अब ज्ञानेश जी के कंधों पर सबसे बड़ा बोझ ये होगा कि वो राजीव कुमार से अच्छी परफॉर्मेंस दें, नमक का कर्ज ठीक से अदा करें। दोस्तों, सब ठीक रहा तो एक देश एक चुनाव भी होने वाला है। एक देश एक चुनाव से मोटा मोटा फायदा यह होगा कि चुनाव आयोग को बहुत ज्यादा और बार बार नमक का कर्ज अदा करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक बार ही में खेल तमाम हो जाएगा। क्षेत्रीय पार्टियां जो राज्य दर राज्य भाजपा का रास्ता रोक देती हैं, उनको साफ कर दिया जाएगा। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश में सपा, पंजाब में आम आदमी पार्टी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत से राज्यों में भाजपा क्षेत्रीय दलों से बहुत परेशान है। एक देश एक चुनाव क्षेत्रीय दलों के इलाज की मेन दवा है। चलते हैं दोस्तों, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ कि सारी बातें आपको बखूबी, बड़े आराम से, सलीके से समझ आ गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खुद भी कीजिएगा, दूसरों से भी करवाइएगा। हमें दीजिए इजाजत। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।